प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत में सांप्रदायिक राजनीति के विकास के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में सांप्रदायिकता के उदय के अनेक मुख्य कारण थे। पहला, इस्लाम का भारत की भूमि के बाहर से आना। दूसरा, मुसलमानों का राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ जाना। तीसरा, 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों का अंग्रेजों का मुसलमानों पर अविश्वास एवं हिंदुओं पर अधिक विश्वास करना। चौथा, सर सैयद अहमद खां का प्रस्ताववादी अलीगढ़ आंदोलन। पांचवा, थियोडर बेक का कांग्रेस विरोधी और मुस्लिम समर्थक अभियान। छठा, हिंदुओं द्वारा अपने सांस्कृतिक उत्थान के प्रयासों के फलस्वरूप ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, गौरक्षा आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन और उर्दू विरोधी आंदोलन का प्रचार। सातवां, कांग्रेस की स्थापना के बाद ब्रिटिश नौकरशाहों द्वारा हिंदुओं पर अविश्वास एवं मुसलमानों के प्रति विश्वास की नीति अपनाना। इस प्रकार 1857 के बाद की नीति को उलट दिया जाना। आठवां, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का कम प्रतिनिधित्व। ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की संख्या 23% थी, किंतु 1893 से 1907 ईस्वी के मध्य भिन्न विधानसभाओं में मुसलमानों को केवल 12% स्थान प्राप्त थे। 1904 में किए गए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार देश में 75 रुपये से अधिक वेतन पर काम करने वाले हिंदुओं की संख्या 1427 थी और मुसलमानों की संख्या केवल 213 थी। अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देते हुए 1909 के मॉडल सुधार एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की। भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक का विकास इन सब कारणों से ही संबंधित है और इस विकास का चरणबद्ध रूप से प्रसार हुआ। पहला, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर ढाका में अलीगढ़ की मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की वार्षिक सभा आयोजित की गई और 30 दिसंबर को अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन अस्तित्व में आया, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। नवाब ज़िक्रुल मुल्क को इसका सभापति चुना गया। इसके पश्चात 1909 के मॉडल सुधार एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक विभाजन के बीज बोए गए। सरकार ने मुसलमानों, जमींदारों और व्यापारियों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों को प्रथम इकाई स्वीकार करके उन्हें अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। यद्यपि 1916 के लखनऊ समझौते से देश में शांति आई, लेकिन फिर भी जो बीज बोए गए थे वो पनपने में बच नहीं सके और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई खिलाफत आंदोलन की विफलता ने। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन से कांग्रेस को जोड़ दिया और असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया, तो मुसलमानों ने गांधी जी की कटु आलोचना की और लखनऊ समझौते से स्थापित सांप्रदायिक एकता पुनः नष्ट हो गई। अब मुसलमानों में गांधी जी के नेतृत्व पर संदेह हो गया। यद्यपि हिंदुओं में गांधी जी का बोलबाला था, पर मुसलमान गांधी जी पर शक करते थे। गांधी जी यद्यपि मुसलमानों को प्रसन्न करने का कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। अपनी मेज की दराज में गीता के ऊपर कुरान रखते थे। उन्हें मोहम्मद अली जिन्ना की अपेक्षा कुरान की अधिक आयतें याद थी, किंतु सांप्रदायिक राजनीति करने वाले मुसलमान नेताओं का मानना था कि गांधी जी का सत्य अहिंसा के प्रति अत्यधिक आग्रह हिंदू धर्म के आदर्शों से प्रेरित है, अतः उनका नेतृत्व उनके लिए अमान्य है। सांप्रदायिक हिंसा से हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। इसमें सर्वप्रथम आघात मालाबार के मुस्लिम मोपलों ने पहुंचाया। उन्होंने अगस्त-सितंबर 1921 में असंख्य हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। हिंदू स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए। लाहौर में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। धर्मांध मुसलमान ने आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद की रोगी शैया पर ही हत्या कर दी। आर्य समाज के कुछ अन्य नेताओं को भी मार डाला गया। इसी समय नवी हिंदू संस्थाओं की स्थापना हुई, जैसे हिंदू महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा। तब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने अमृतसर में तंजीम और तबलीग आंदोलन आरंभ किया। 1925 ईस्वी में विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल का गठन किया, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म, जाति और संस्कृति की रक्षा करना था। पूरे भारत में शाखाएं स्थापित की गईं। 1928 में लाहौर में ऑर्डर ऑफ द हिंदू यूथ नामक संगठन की स्थापना की गई। वीर सावरकर
का उग्र हिंदुत्व भी इसी समय आरंभ हुआ। उसके कारण हिंदू लोग संगठित होने लगे तो मुसलमान और अधिक सशंकित हो उठे। सावरकर कहते थे, यदि भारतीय मुसलमान स्वजय प्राप्ति में सहयोग नहीं देना चाहते तो उसे अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के बिना भी हिंदू अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए समर्थ हैं। नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति ने इस विद्वेष को और बढ़ाया। 1 जनवरी 1929 को आगा खां की अध्यक्षता में दिल्ली में सर्वदलीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई गई। इसमें नेहरू रिपोर्ट के समस्त प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किए गए। जिन्ना ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लिया, परंतु उसने मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षों ने प्रस्ताव रखा। इसमें नेहरू रिपोर्ट के मुकाबले 14 शर्तें रखीं। 1930 में इलाहाबाद में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर इकबाल ने मुसलमानों की एक अलग राजनीतिक पहचान के आधार पर अलग मुस्लिम राष्ट्रीय फेडरेशन की स्थापना की वकालत की। उसने कहा, मैं पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत, सिंध, बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में एकीकृत देखना चाहता हूँ। 1930 ईस्वी का सांप्रदायिक पंचाट इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था। 1932 में सरकार ने अपनी तरफ से सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। मुसलमानों के लिए इसके अंतर्गत अधिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। गांधी जी ने सांप्रदायिक पंचायत का विशेषकर दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का जोरदार विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर बैठ गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्रत को राजनीतिक धूर्तता बताया। 26 सितंबर 1932 को अम्बेडकर गांधी जी समझौता हुआ, यह पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। इस समझौते से अम्बेडकर दलितों के लिए दुगने स्थान सुरक्षित करने में सफल रहे। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय सांप्रदायिक समस्या को चरम पर पहुंचाने वाले प्रमुख तत्वों में एक था। इसी समय 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान की अवधारणा का मूर्त स्वरूप प्रदान किया गया। उसने कहा कि भारत को अखंड रखने की बात अत्यंत हास्यास्पद और फुहड़ है। भारत के जिन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पंजाब, कश्मीर, सिंध, सीमांत प्रदेश और बलूचिस्तान में मुसलमानों की संख्या अधिक है, उन्हें अलग करके पाकिस्तान नामक देश बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग द्वारा 1938 में नेशनल गार्ड का गठन किया गया। इसकी सदस्यता गुप्त थी और ये अपने प्रशिक्षण केंद्र और मुख्यालय में सैनिक प्रशिक्षण और ऐसे निर्देश दिए जाते थे से दंगों के समय उन्हें लाभ पहुंचे। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस द्वारा असहयोग या मुस्लिम द्वारा सहयोग करके इस विद्वेष को और अधिक बढ़ाया गया। 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय के वक्तव्य के विरुद्ध में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने जब त्यागपत्र दे दिए तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव से कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1942 में आमने सामने हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन पर मुस्लिम लीग की अलगाववादी राजनीति ने भारत की एकता को बहुत आघात पहुंचाया। इसी क्रम में जून 1945 में लॉर्ड वॉवेल ने भारत के भावी प्रशासनिक पुनर्गठन योजना पर वार्ता करने के लिए 1945 में शिमला के अंदर सम्मेलन बुलाया, जिसे विफल कर दिया गया। मुस्लिम लीग का कहना था कि कांग्रेस केवल हिंदुओं को ही प्रतिनिधि बनाने का अधिकार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकती। दिसंबर 1945 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए। इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मुसलमानों में कोई विशेष प्रभाव नहीं है और मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही कर रही थी। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल रहे। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतकारों का सरकार बना और जिसके नेता सिमंद खान अब्दुल गफ्फार खान थे। पंजाब में कांग्रेस तथा अकाली दल की मिली सरकार बनी। केवल 2 प्रांतों में बंगाल एवं सिंध में मुस्लिम लीग की सरकारें बनी। 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करने की घोषणा की और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक योजना की घोषणा की। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और 2 महीने बाद उसने इस विषय में योजना की घोषणा की। उसने भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव किया। इसके कुल 389 सदस्यों में से 210 गैर मुस्लिम
78 मुस्लिम सदस्य रखे गए। शेष 101 स्थान देशी रियासतों के लिए सुरक्षित रखे गए। कैबिनेट मिशन योजना का दूसरा महत्वपूर्ण अंश अंतिम सरकार की स्थापना का था। इसमें 14 सदस्य रखे गए। इनमें 5 कांग्रेस के सवर्ण हिंदू सदस्य, 5 मुस्लिम लीग के सदस्य, 1 दलित वर्ग का सदस्य और 3 अल्पसंख्यकों के सदस्य सम्मिलित होने थे। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना के संविधान निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने संपूर्ण योजना को स्वीकार किया। वह अंतरिम सरकार में भाग लेने के भी इच्छुक थी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को भारी सफलता मिली। इस पर मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को 29 जुलाई 1946 को अस्वीकार कर दिया। तब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 के दिन सीधी कार्रवाई दिवस मनाने तथा पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सड़कों पर भयंकर हिंसा करने का निर्णय लिया और बंगाल में भयंकर हिंसा हुई। कलकत्ता में भीषण हत्याकांड में 4000 हिंदू मारे गए। पूर्वी बंगाल के नोआखाली में 200 हिंदू मारे गए। संयुक्त प्रांत में प्रतिक्रिया फलस्वरूप 250 मुसलमान मारे गए। बिहार में 4300 मुसलमान मारे गए। पंजाब में मरने वाले सिखों और हिंदुओं की संख्या 3000 तक पहुंच गई। इस प्रकार आंतरिक विद्वेष बढ़ता चला गया। अंतरिम सरकार के गठन के बाद सांप्रदायिकता में और वृद्धि हो गई। मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होकर भी असहयोग का रुख अपनाते हुए सरकार को फेल करना चाहती थी। तब ऐसी स्थिति हो गई कि मुस्लिम लीग के रजाकार देश में विद्वेष फैलाने लगे। बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार होने लगे तो बिहार में मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे। मुस्लिम लीग के रजाकार हिंदुओं के मोहल्लों मकानों को लूटने लगे, आग लगाने लगे, स्त्रियों से बलात्कार करते हुए उनका अपहरण करने लगे। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि मैं रक्तपात और लूटमार नहीं होने दूंगा, थल सेना वायुसेना से काम लूंगा। दूसरी ओर पंजाब का गवर्नर फ्रांसिस मूडी जिन्ना को आश्वासन दे रहा था, मैं सबसे कह रहा हूं कि मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि सिख सीमा पार कैसे पहुंचेंगे। अच्छी बात तो यह है कि असंभव शीघ्र से शीघ्र उनसे छुटकारा हो जाए। यही कारण था कि वायसराय की घोषणा पर अमल नहीं हुआ। पंजाब में बड़ी संख्या में सिखों का कत्ल हुआ। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिक समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया और देश का विभाजन निश्चित जान पड़ने लगा। अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजित रूप में स्वतंत्र हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में